दिक्कत आती है किसी एक चीज में, और वो ऐसी कि खत्म होती है फिर आती है, खत्म होती है फिर आती है, खत्म होती है फिर आती है। एक बीमारी से निकले तो दूसरी शुरू, खुद ठीक तो घर में वही और कोई खराब, वो बीमारी निकली तो कोई एक्सीडेंट हो गया, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लोन खत्म हुआ तो जॉब चली गई, जॉब मिली तो सैलरी कम मिली, मिली तो प्रमोशन नहीं मिला। लाइफ की किसी एक फील्ड में कांस्टेंट प्रॉब्लम। काल सर्पदोष कारण हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। डर सबको बहुत लगता है, लेकिन इंट्रोडक्शन से पहले ही बता दूं कि जो हमारी क्लासिकल बुक्स है ना, या तो बृहत्पराशरी होगी या भावार्थ बोधिनी फल दीपिका, जो बेसिक ट्रेडिशनल हमारी बुक्स हैं, ये मांगलिक दोष और काल सर्प दोष के बारे में बात नहीं करते। ठीक है, तो क्लासिकल बुक्स में जो असली महर्षियों की लिखी हुई है उसमें इसका जिक्र नहीं है। बाद की बुक्स में, बाद के राइटर्स में है, और प्रैक्टिकली भी देखा जाता है कि कुछ प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है, किसको आती है, ये मैं बताऊंगा। कैसे देखना है, नहीं डरना है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि हम लोग ये मान लेते हैं, जैसे ही किसी दोष का नाम सुना, जैसे काल सर्प दोष का नाम सुना, तो इसका मतलब क्या है कि सारे ग्रह राहु केतु के बीच में आ गए। बेसिक इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जिंदगी में सब कुछ खराब हो गया। अच्छे रिजल्ट भी होते हैं, काल सर्प योग भी बोलते हैं। जितने आपने बहुत सक्सेसफुल लोग देखे होंगे ना, बहुत सक्सेसफुल, उनकी कुंडली में भी काल सर्प योग मिलेगा। ठीक, क्यों होता है ऐसा वो बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सचिन तेंदुलकर की में है, ठीक है। इंडिया की जो कुंडली बनती है आजाद भारत की 1947 की, उसमें आता है। लता मंगेशकर जी की में है, मतलब बहुत सारे लोगों की में है। मुकेश अंबानी जी की में है, और भी बहुत सारे लोगों की में है, बहुत पॉपुलर सक्सेसफुल लोगों की में है। तो इतना बुरा भी नहीं है, प्रॉब्लम भी देता है। कहां देता है वो बता रहा हूं। काल सर्प दोष का बेसिक मतलब है कि आपकी कुंडली में राहु और केतु के बीच में, राहु केतु हमेशा एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट रहते हैं, ऐसे 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 किसी भी एंगल पे हो, वो दोनों एक दूसरे के हमेशा 180 डिग्री पर रहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है ना, ये तो पता ही है आपको। अगर सारे ग्रह, बाकी के 7 ग्रह, उनके इधर आ जाएं, उधर आ जाएं, किसी भी एक साइड पे आ जाएं, यानी कि राहु केतु तो एक डायगोनल है, उस सर्कल के बीच में आधा पार्ट डिवाइड करते हैं। अब बाकी के आधे में एक साइड में अगर सारे ग्रह आ गए, मतलब कि दूसरे साइड का चार्ट खाली हो गया, सारे ग्रह आधे चार्ट में आ गए, आधा हो गया खाली। इसका रिजल्ट ये होता है कि सारे फल जीवन के उसी आधे हिस्से में मिलेंगे। ठीक है, सारा अच्छा काम जीवन के उसी आधे हिस्से में होगा जिधर ये सारे ग्रह आए हैं। मतलब एक तो आधे जीवन में प्रॉब्लम देगा, दूसरा कहां प्रॉब्लम देगा, तो काल सर्प दोष 12 तरह के होते हैं। ठीक है, नाम अलग अलग है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता दूंगा। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर भी आ जाएंगे, वो समझा दूंगा। इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो क्या होती है कि राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आते हैं तो हम मानते हैं कि राहु और केतु अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। एक सिर है, एक बाकी की बॉडी है। अगर सांप के एंगल से देखा जाए तो एक सांप का सिर है, एक सांप की टेल है, हेड एंड टेल, सांप की मतलब सिर और पूंछ, सांप का ये कॉम्बिनेशन बनता है। तो उन्होंने सारे ग्रहों को कब्जे में कर लिया, तो हो गया काल सर्प दोष। ठीक है, तो अब जो भी जीवन में फल मिलेगा ना, वो राहु केतु के अकॉर्डिंग मिलेगा। वो सारे ग्रहों को कंट्रोल करेंगे क्योंकि उनके कब्जे में आ गए ना, उन्होंने लपेट लिया सबको। तो बस ऐसा कॉम्बिनेशन है, इस तरह से समझना है। उपाय भी बताऊंगा। इस कॉम्बिनेशन में होता क्या है, सब कुछ मिलता है राहु के तरीके से और छूटता है केतु के तरीके से। ठीक, राहु के तरीके से कैसे मिलता है उसकी एक कहानी सुनाऊंगा आपको, समझ में आ जाएगा। और केतु के तरीके से कैसे छूटता है, केतु मतलब केतु ग्रह ही छोड़ने का है, मुक्ति का है। तो ऐसे लोग होंगे जिनको नौकरी मिलेगी छूट जाएगी, छोड़ देंगे, पैसे मिलेंगे छोड़ देंगे, जो मिलेगा छोड़ देंगे। ठीक है, उपाय भी बताऊंगा। राहु को समझने के लिए कहानी समझिए, काल सर्प दोष के एंगल से राहु को समझने के लिए एक स्टोरी है छोटी सी। एक गांव था कहीं जंगल में, डाकू लुटेरों का, क्योंकि राहु तो असुर है तो उसको देवताओं से तो गिनेंगे नहीं, डाकू लुटेरों से ही गिनेंगे ना। हाँ, तो एक डाकुओं का, लुटेरों का, चोरों का, इस तरह का गांव था, ट्राइबल विलेज, कोई गांव जंगल में। पूरे गांव का एक ही काम, चोरी करके लूट के लाना है, दिन में रात में कहीं भी ला के कबीले के सरदार के पास या राजा जी के पास दे देना है। जैसे राहु को हम असुरों का सब कुछ मानते हैं, कभी हम मंगल की जगह राहु को रख देते हैं, कभी बृहस्पति की जगह रख देते हैं, कभी राजा की जगह रख देते हैं, तो कहीं भी रख देते हैं। असुरों का सब कुछ हम राहु को ही मानते हैं। तो राजा जी के पास, राहु जी के पास वो सब कुछ लाके रख देते थे अपना। ठीक, राजा को अपनी डोमिनेंस तो मेंटेन करनी है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। तो राजा क्या करते थे, सबसे सब कुछ मिल गया, उसके बाद वो फिर से डिस्ट्रीब्यूट करते थे उन सारे डाकुओं में, लुटेरों में, जो मिला है उसका खाना देना है, कुछ देना है, सब कुछ उनको वापस डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन एक कंडीशन थी बीच में, पहले उस प्लेट में या उस बर्तन में थूकते थे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए कि मेरे नीचे ही रहोगे, ये बताने के लिए।
वरना कॉन्स्पिरेसीज तो ऐसी जगह पे बहुत चलेंगी। तो जब काल सर्प दोष आता है उसकी प्रॉब्लम ये होती है, ऐसा नहीं है कुछ मिलेगा नहीं, काम सारे हो जाएंगे, लेकिन अनकन्वेंशनल तरीके से होंगे। मतलब राहु अपना जहर मिला के देगा हर चीज में। जैसे कि ऐसे व्यक्ति की जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, जब जॉब लगेगी ना तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई होगी, या तो एजुकेशन में झूठ बोलना पड़ा होगा, कोई सर्टिफिकेट नकली लगाना पड़ा होगा, आगे पीछे से किसी से अप्रोच लगानी पड़ी होगी, कहीं आगे पीछे देख के चीटिंग करनी पड़ी होगी, मेडिकल में कोई दवाई दुवाई खा के टेस्ट पास करवाने पड़े होंगे। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन रहा होगा, जॉब मिलेगी लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करके मिलेगी। शादी में भी ऐसा ही होगा, घर वालों की मर्जी के खिलाफ करनी पड़ी होगी, कुछ झगड़ा हुआ होगा, कुछ अनकन्वेंशनल हुआ होगा, बहुत दूर हुई होगी, कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी उनकी हर चीज में। बच्चों में भी ऐसा ही होगा, पढ़ाई में भी ऐसा ही होगा सब कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा अनकन्वेंशनल होगा, राहु ने कुछ ना कुछ ऐसा असर दिया होगा जिससे वो अनकन्वेंशनल यानी कि लीग से हटके, साधारण तरीके से हटके कुछ नया हुआ होगा उनकी हर काम में, और तब उनको कुछ मिला होगा। ऐसा होता है। अब इस चार्ट को देखिए समझने के लिए। इस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है? एक साइड राहु है, एक साइड केतु है, और बाकी सारे ग्रह उनके एक साइड पे आ रहे हैं। मतलब उनकी स्ट्रेट लाइन खींची जाए तो सारे ग्रह उससे एक साइड पे आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही ये चार्ट देखिए, सेम ऐसा ही इसमें एक राहु है, एक केतु है, बाकी सारे ग्रह उसके एक तरफ आ रहे हैं। अभी समझ में आ गया? ये राहु केतु ऑपोजिट भी हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है राहु हमेशा ऊपर रहेगा, केतु भी ऊपर जा सकता है, कोई भी किधर भी हो सकता है। ऐसे ही तीसरा चार्ट देखिए, सेम इसमें ये कॉम्बिनेशन है काल सर्प दोष की। ठीक है, इसके अलावा काल सर्प दोष में दो कॉम्बिनेशन और होती हैं जो मैं बताता हूं। एक होता है आंशिक काल सर्प दोष। आंशिक काल सर्प दोष मतलब या तो चंद्रमा, नॉर्मली चंद्रमा के लिए काउंट होता है, लेकिन बाकी लोग, कुछ लोग दूसरे ग्रहों के लिए भी मानते हैं, इन दोनों के एक्सिस में। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि राहु के साथ ही कोई ग्रह बैठा हो, तो कैसे देखना पड़ेगा वो इस लाइन से बाहर गया कि नहीं गया? तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। मान ले राहु 15 डिग्री का है, दूसरा ग्रह 16 डिग्री का है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज में इधर से बाहर निकल गया। अगर सारे ग्रह इस तरफ थे तो, या ऊपर सारे ग्रह इधर थे तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में बाहर निकल गया। इस तरह से रोटेशन इनका लिया जाता है डिग्रीज का। तो ऐसे करके अगर एक ग्रह थोड़ा बहुत बाहर निकल गया, खासकर चंद्रमा, तो हम मान लेंगे आंशिक काल सर्प दोष है, यानी कि एक ग्रह बाहर तो निकल गया लेकिन फिर भी काल सर्प दोष का असर बचता है, क्योंकि चंद्रमा राहु के या केतु के एफ्लिक्शन में आ गया। ठीक है, या तो ये हो गया। इसमें एक और चीज मानी जाती है जिसको हम कहते हैं अर्धकाल सर्प दोष। ये दोनों जो मैं आंशिक और अर्ध बता रहा हूं, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ एस्ट्रोलॉजर इसको मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। अर्धकाल सर्प, और ऑथेंटिक क्या है ये हमें पता कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल बुक्स में तो है नहीं, नाम ही नहीं है इसका। अर्धकाल सर्प दोष में क्या होता है? कोई एक प्लैनेट इन दोनों से, राहु केतु के एक्सिस में सारे ग्रह एक साइड है, कोई एक ग्रह पूरे उसमें कहीं दूर आराम से एक ग्रह बच के निकल गया, तो अब हम उसको क्या मानेंगे? अब इसी एंगल से समझिए कि राहु केतु ने, एक सांप ने सारे ग्रहों को तो कंट्रोल में कर लिया, सब पे तो कुंडली मार ली, अब वो ऐसे करके बैठा हुआ है और उसके सामने एक ग्रह बचा है, तो वो सांप क्या करेगा? वो बार बार उसी ग्रह को अटैक करता रहेगा। ऐसे ही होगा ना, जो एक बार बचा है उसी को तो मारता रहेगा, तो वो ग्रह बहुत इनफेक्टिव हो जाता है। जैसे मंगल आ गया तो भाई के साथ झगड़ा होगा, चंद्रमा आ गया तो मम्मी की हेल्थ खराब या डेथ या हमेशा कॉन्फ्लिक्ट मम्मी से, सन आ जाए तो फादर से और गवर्नमेंट से, जो भी ग्रह वहां पे आ जाए, बृहस्पति आ जाए तो गुरु से और भाग्य में प्रॉब्लम, जो भी ग्रह वहां आ जाए, मरकरी आ जाए तो बच्चों से और फीमेल से, बहन से, बेटी से, इन सब से झगड़ा हमेशा के लिए हो जाएगा। ऐसे होता है, पर इसको सब लोग नहीं मानते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और इसको समझाने की कोशिश करूं, अभी आप समझ गए ना होता क्या, देखते कैसे हैं, क्या क्या असर होते हैं, क्या क्या होता है, उस पर भी आऊंगा। अब एक बात समझिए, राहु है हमारा फोकस का प्लैनेट। ठीक है, राहु का मतलब है वो जहां आ गया उसको वो चाहिए, कैसे भी करके चाहिए। ठीक है, बाय हुक बाय क्रुक, सच बोल के, झूठ बोल के, धोखा दे के, कैसे भी उसको जो चाहिए वो चाहिए। अब इसमें एक बात समझिए, राहु मान लो पहले घर में आ गया। ठीक है, पहला घर में आपके जन्म का है, लग्न का है, तो ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ होगा, आत्मा ने जबरदस्ती करके लिया होगा कि मुझे जन्म चाहिए। घर वालों ने सोचा भी ना हो कि बेबी प्लान करना है, पर वो जबरदस्ती पैदा हुआ। ठीक है, और राहु को हम ग्रैंडफादर भी मानते हैं, जैसे, तो ग्रैंडफादर का कुछ ना कुछ उसमें इन्फ्लुएंस होगा, या तो ग्रैंडफादर की कुछ विशेष अधूरी रही होंगी, कुछ काम करते हुए डेथ हुई होगी, कुछ ऐसा होगा जो उनका पेंडिंग रह गया होगा। इस बच्चे के जीवन का पर्पस वही है, उसको वही करना है जो ग्रैंडफादर बीच में छोड़ के गए थे। राहु के पहले घर का मतलब। अब
बाकी सारे घरों में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन इसी में बताता हूं पहले घर में। राहु ने कुछ प्रॉब्लम्स भी देनी है, ग्रह तो असुरी है, नुकसान भी करेगा फायदा भी करेगा, ठीक है। अब देखिए मुझे कैसे पता लगेगा कि ये राहु क्या रिजल्ट देगा। मैं ये देखूंगा कि राहु कौन सी राशि में बैठा है, यानी कि कौन से ग्रह की राशि में बैठा है। जिस भी राशि में बैठा है उसका स्वामी कौन है। मान लीजिए इसका स्वामी है, ये है कुंभ राशि में, एक्वेरियस में, स्वामी हो गए शनिदेव, तो पाप ग्रह की राशि में बैठा है, ठीक है, खुद असुर है, पाप ग्रह की राशि में बैठा है, तो राहु ठीक ठाक पोजीशन में है, स्ट्रांग हो गया, रिजल्ट ले पाएगा। अब रिजल्ट दे पाएगा, कौन से दे पाएगा, अब मुझे देखना पड़ेगा इसके लॉर्ड शनि की पोजीशन। अगर शनि स्ट्रांग है, ठीक है, अगर शनि स्ट्रांग है, इस केस में जब राहु शनि की राशि में है लग्न में और शनि स्ट्रांग है, तो क्या होगा, ये इंसान जीवन में जो भी चाहेगा वो अचीव करेगा, ठीक है, जो भी चाहेगा वो अचीव करेगा, कैसे भी करके करेगा, सही गलत कुछ भी करके, लेकिन इसको जो जीवन में चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। और ये इंसान बहुत जिद्दी होगा क्योंकि उसको पता है कि मुझे अचीव करने की काबिलियत है। अब इसी का कॉम्बिनेशन में अगर शनि कमजोर होते तो ये इंसान चाहता तो सब कुछ लेकिन कर नहीं पाता, तो कंफ्यूज रहता, डिसीजन नहीं ले पाता, ईगो में रहता, फॉल्स ईगो में, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में रहता, कर कुछ नहीं पाता, हमेशा अपना नुकसान करवाता। इस तरह से देख के भी फर्दर एनालिसिस होती है। उसके आगे और भी है, एस्पेक्ट किसका है, दृष्टि किसकी है, वो सब भी है, उस पर बाद में आएंगे। अभी जहां पर इस 12 में से राहु बैठे हैं, 1 से लेकर 12 तक जिस भी घर में राहु बैठे हैं, उसके हिसाब से इसका नाम अलग अलग होता है काल सर्पदोष का। जैसे पहले घर में होगा तो उसको हम कहते हैं अनंत काल सर्पदोष। याद करना जरूरी नहीं है, लिखने की भी कोशिश मत करना, नॉट रिक्वायर्ड। दूसरे में है तो कुलिक काल सर्पदोष, तीसरे में है तो वासुकी काल सर्पदोष, चौथे में शंखचूर्ण काल सर्पदोष। अब जब मैं कह रहा हूं ना राहु चौथे में है, इसका मतलब है राहु चौथे में, केतु 10वें में। पहले में बोल रहा हूं तो राहु पहले में, केतु 7वें में, इस तरह से जहां भी राहु आ रहे हैं केतु उसके ऑपोजिट आएंगे। 5वें में आते हैं तो पदम काल सर्पदोष। अब राहु 5वें में आएंगे तो शनि 11वें में चले जाएंगे, इस तरह से है। 5वें में पदम, 6ठे में महापदम। 7वें घर में आए राहु और पहले में केतु, मतलब जो पहले का था अनंत काल सर्पदोष उसका एकदम उल्टा हो गया, तो तक्षक काल सर्पदोष। 8वें में राहु आए तो कर्कोटक, 9वें में आए तो शंखपाल, 10वें में आए तो घातक, 11वें में आए तो विषधर और 12वें में आए तो शेषनाग। ये कुल मिला के राहु के 12, राहु की पोजीशन के हिसाब से 12 बनते हैं, केतु को इसके हिसाब से काउंट कर लीजिएगा, लेकिन नाम की कोई जरूरत नहीं है। आप बस ये देखिए राहु जहां बैठेंगे ना जिस घर में, उस घर से रिलेटेड चीजों में प्रॉब्लम देंगे, बस इतना। और कब देंगे, जब राहु की दशा आएगी, सारी जिंदगी नहीं दे रहे। तो ऐसा मत समझिएगा कि काल सर्पदोष है तो सारी जिंदगी की समस्या है। और ये भी मत समझिएगा कि उपाय जो आप कर रहे हैं, जैसे कि कुछ उपाय बहुत ज्यादा बताया जाता है कि कहीं जाके पूजा करा लो, आपने इसका सुना होगा। अब वो पूजा ठीक हो रही है नहीं हो रही है, सामने वाले ने सही प्रोसीजर फॉलो किया नहीं किया, आपको नहीं पता। तो मेरे को बहुत आता है कि हमने तो ये भी कर लिया ये भी कर लिया, कुछ नहीं हो रहा। तो मैं वो बताऊंगा जो आप कर सकते हैं खुद। अब देखिए राहु है मान लो पहले घर में, ठीक, मतलब अनंत काल सर्पदोष की कॉम्बिनेशन है, तो केतु 7वें में आ जाएंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। या तो इंसान बहुत लंबा होगा या बहुत छोटा होगा, या कुछ ना कुछ बॉडी में ऐसी डिफॉर्मिटी होगी, पोस्चर खराब होगा, कॉन्फिडेंस की कमी होगी, या ओवर कॉन्फिडेंस होगा। बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब बाय बर्थ कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है उसके इंसान के साथ, लग्न से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड। ये पहले घर की प्रॉब्लम है। अगर यही राहु दूसरे घर में आ जाए तो दूसरा घर हमारा क्या दिखाता है, पहली बात तो हमारी फैमिली को दिखाता है, ठीक है। दूसरा हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को या फैमिली के स्टेटस को दिखाता है। तो क्या हो सकता है, दूसरे घर में राहु आने का मतलब है आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, तो खुद कमानी पड़ेगी। इसमें बुरी बात क्या है, ठीक है। या फैमिली के स्टेटस को भी दिखाता है। तो मान लो फैमिली में हर कोई डॉक्टर था, हर कोई था, एक कोई साइकोलॉजिस्ट है, एक कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं, डॉक्टर तो साइकेट्रिस्ट होते हैं, एक कोई साइकेट्रिस्ट है, एक कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, एक कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, एक कोई मतलब ऑर्थोलॉजिस्ट है। इस तरह से हर कोई घर में एक एक स्पेशलिस्ट है। अब ये जिसके दूसरे घर में राहु है ना, ये डॉक्टर तो बन जाएगा लेकिन वेटरनरी बनेगा या BAMS बनेगा, तो उन सबके मिलता जुलता रहेगा लेकिन मिसमैच होगा, ये करेगा राहु। और इस बच्चे के जन्म के बाद अचानक से आप जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट हो जाएंगे, तो फैमिली में भी ये प्रॉब्लम देगा। ये है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन तो डरना बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा है। तीसरे घर में आ जाए तो तीसरा घर किसका है, एक तो हमारी कम्युनिकेशन का है,
दूसरा हमारे छोटे भाई बहनों का है। तो तीसरे घर पे आने में एक तो आपको मेहनत नहीं करने देगा, अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो तो, ठीक है, मेहनत से हटा देगा आपको। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी दे देगा, और छोटे भाई बहन से जो भी आपके बाद नेक्स्ट सिबलिंग है उससे डिस्टेंस करवा देगा। झगड़ा हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, छोटे से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, आपका डिस्टेंस हो जाएगा, दूर रहने लग जाओ, कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ होगा। चौथे में आ जाए तो या तो माँ की हेल्थ खराब होगी, मदर्स हेल्थ, या प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट होगा। प्रॉपर्टी पे कुछ ना कुछ कोर्ट केस होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई डिस्प्यूट होगा। या हो सकता है आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो शहर में रहते थे, कहीं दिल्ली में आप प्रॉपर्टी ले रहे हो जाके ग्रेटर नोएडा में, ये भी चौथे घर का राहु करवा सकता है, कुछ अनकन्वेंशनल तरीके से चीज करवाएगा, ठीक है। पांचवे में आ जाए तो ये करता है रिलेशनशिप्स को डिस्टर्ब रिलेशनशिप्स रहेंगे आपके, पढ़ाई में आपका फोकस नहीं रहेगा, और बच्चों में प्रॉब्लम आएगी, या तो कंसीव नहीं होगा या मिसकैरेज होगा। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था ना कि राहु का उपाय, केतु का उपाय इस तरह से करना पड़ेगा। अब आप देखिए, दो प्रॉब्लम है, एक कंसीव नहीं हो रहा है, एक मिसकैरेज हो रहा है। कंसीव नहीं हो रहा है मतलब देना किसका काम है इसमें? राहु का। छुड़वाना किसका काम है? केतु का। तो प्रॉब्लम किसकी है? अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो राहु की प्रॉब्लम है, और मिसकैरेज हो रहा है तो केतु की प्रॉब्लम है। उसके अकॉर्डिंग रेमेडी करनी है। अब समझ गए कि आइडेंटिफाई कैसे करनी है, प्रॉब्लम किसकी है। कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पता लग जाएगा। उपाय भी बताऊंगा कि आपको खुद ही पता चल जाए करना क्या। अब छठे घर में आ गया तो क्या होगा? आपके लोन्स एकदम से बढ़ा देगा। मतलब लोन की जरूरत नहीं थी, ठीक है, कोई इश्यू नहीं था, लोन की कोई जरूरत नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी, लोन लेना पड़ गया, वो खत्म ही नहीं हो रहा, या ऐसे दुश्मन पल गए कि वही काबू में नहीं आ रहे, या प्रोफेशन में प्रॉब्लम दे देगा, क्योंकि प्रोफेशन और छठे का और 10वें का डायरेक्ट रिलेशन होता है। सातवें में आ जाए, अब राहु मल्टीप्लिकेशन भी करता है, तो मल्टीपल मैरिजेस करवा सकता है, या शादी में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रखेगा, कुछ ना कुछ ऐसा रखेगा कि शादी में हमेशा झगड़ा रहेगा, पार्टनरशिप से झगड़ा रहेगा, जो आपके पार्टनर्स हैं जिनके साथ बिजनेस है वो दुश्मन हो जाएंगे, डिवोर्स भी करवा सकता है। सातवें में राहु अगर है इस राहु केतु की कॉम्बिनेशन में, काल सर्प योश की कॉम्बिनेशन में, तो पहले में केतु आ जाएगा। तो केतु क्या करेगा? आपको अपने ऊपर फोकस नहीं करना पड़ेगा, आपको फोकस सारे दिन पार्टनर पे, और वहीं झगड़ा और वहीं कॉन्फ्लिक्ट, काल सर्प दोष के कॉम्बिनेशन में। आठवें में आ जाए तो बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब आपने किसी से उधार लिया और वापस नहीं किया, ऐसी कॉम्बिनेशन देगा, या आपने किसी को उधार दिया था उसने वापस नहीं किया, ये कॉम्बिनेशन दे सकता है। दूसरा, सडन बीमारियां करवा सकता है जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। जैसे कोविड के टाइम पे था ना, कोई हॉस्पिटल में गया, कोई बीमार हुआ, आप उससे पूछने चले गए, नॉर्मली होता है ना, हालचाल पूछने चले गए किसी पेशेंट का, कोई बीमार हुआ तो आप पूछने चले गए, पता लगा खुद ही बीमार हो गए, वहीं एडमिट हो गए, ये करवा सकता है। आठवें घर का राहु अगर काल सर्प दोष में, तो आप किसी को हॉस्पिटल में देखने जा रहे थे, जा भी हॉस्पिटल ही रहे थे, किसी दूसरे को देखने, अपना एक्सीडेंट हो गया, खुद भी वहीं एडमिट हो गए, ये करवा सकता है आठवें घर का काल सर्प दोष। नौवें पे आते हैं तो या तो हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम देगा, ठीक है, मतलब बच्चे की पढ़ाई अभी तक ठीक चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, ग्रेजुएशन बढ़िया होगी, पढ़ाई बढ़िया होगी, सब कुछ हो गया, पीजी का नंबर आया, एमबीए का नंबर आया, या जब आईएम जाने का नंबर आया, तो नहीं हो रहा, अभी तक सब स्टार परफॉर्मर थे, एकदम से प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। या पिता के साथ कॉन्फ्लिक्ट करवा सकता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऐसा क्योंकि राहु है ना, तो झगड़ा भी करोगे और उसके बाद खुद गिल्टी भी फील करोगे, ये मैंने क्या किया, फिर झगड़ा करोगे और फिर गिल्टी फील करोगे, ऐसा मिसमैच कराएगा नौवें घर का राहु अगर काल सर्प दोष में है तो। 10वें का होगा तो प्रोफेशन में सेम, जॉब नहीं लग रही, लग गई तो प्रमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन हो गया तो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, अप्रेजल नहीं हो रहा, इज्जत नहीं मिल रही, बार बार छूट रही है, बार बार चेंजेस हो रहे हैं, बार बार पोस्टिंग आ रही है। 10वें घर का राहु के पोजीशन का काल सर्प दोष, यानी कि क्या कहते हैं 10वें घर को? घातक काल सर्प दोष। ये 11वें घर का है तो गेन्स देगा, ठीक है, जैसे 10वें का प्रोफेशन तो दे रहा है लेकिन प्रॉब्लम दे रहा है, बार बार चेंजेस करवा रहा है। 11वें घर का है तो गेन्स तो देगा लेकिन अनकन्वेंशनल तरीके से देगा, मतलब आप एक बिजनेस कर रहे हो, अचानक से लॉटरी लगी, पता प्रॉफिट कहीं और से आ गया, ठीक है, इस तरह से जो कि किसी ने सोचा नहीं कि यहां से भी प्रॉफिट आ सकता है। जैसे कि एक तरीका बताता हूं आपको, मारुति सुजुकी किस चीज की कंपनी है? गाड़ियां बनाने की कंपनी है ना, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। प्रॉफिट कहां से कमाती है? कार बेच के? नहीं, स्पेयर पार्ट से। अब सोचिए कार बनाने की कंपनी है, प्रॉफिट स्पेयर पार्ट से कमा रही है, कैसे? बस ऐसा ही है, ये है अनकन्वेंशनल तरीका, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं कि वहां से प्रॉफिट आएगा, तो गेन्स आएंगे, लेकिन जो आप कर रहे हो उससे नहीं आएंगे, कहीं और से हटके आएंगे, जो कि किसी को पता ही नहीं यहां से कैसे आ गया। ऐसे देगा 11वें घर का राहु। 10वें का 11वें का राहु आपको पॉलिटिशियन भी बना सकता है,
तो उसमें भी ऐसे ही सडनली होगा, अचानक से कुछ हुआ, स्मूथ तरीके से फ्लो नहीं है, वो सूर्य का है। राहु का एक्सप्लोजन होता है। 12वें का राहु हॉस्पिटलाइजेशन करवा सकता है, अर्ली डेथ दे सकता है, सडन डेथ दे सकता है, बहुत ज्यादा खर्चे करवा सकता है। ऐसे ऐसे कुछ काल सर्दोष की कॉम्बिनेशंस बनती हैं। ठीक है, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था, अभी उपाय भी बताऊंगा इसमें करना क्या है। ठीक है, कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था, आज भी बहुत मुश्किल से टाइम मिला है, तो मैं पिछली बार की क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाऊंगा, मैंने कुछ एनालाइज नहीं किया अभी तक, आई वाज रियली ऑक्यूपाइड। नेक्स्ट टाइम में दे दूंगा। आपका जो क्वेश्चन हो आप प्लीज इसमें फीडबैक देके कमेंट कीजिएगा, मुझसे पूछेगा क्या पूछना चाहते हैं, वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइबर बनने बंद हो गए, मैंने बोलना शुरू कर दिया सब्सक्राइब करने के लिए, तो ठीक है सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करते रहिए, कमेंट्स में बताइए। पिछली बार के भी और इस बार के भी एटलीस्ट 3-4 आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। अच्छा, जब मैंने मंगल दोष पे वीडियो बनाई थी उसमें मुझे बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आए, तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट्स में भी या व्हाट्सएप करके भी कि मतलब आप क्या ये दोष वोष योग दोष वगैरह सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, क्या जानना चाहेंगे आप बताइए, जो कहेंगे उस टॉपिक पे बना लेंगे, कोई बात नहीं है। आई वांट टू कवर एवरीथिंग, क्योंकि मैंने ना बहुत सारे चैनल देखे ज्योतिष के। नॉर्मली यूट्यूब का एल्गोरिथम इस तरह से काम करता है कि जो चीज चल रही है ना, जैसे मेरे शनि के या एक्वेरियस का साइन का वीडियो बहुत चला या 12th हाउस का चला, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम तो ये बोलता है कि अगर आपका एक्वेरियस साइन चल रहा है ना तो दोबारा एक्वेरियस साइन से रिलेटेड चीजें बनाते रहो। बट मैं चाहता था कि एक बार पूरा बेसिक कंटेंट, जिससे कि कोई चीज समझ में आ पाए, जब अगली बार मेरे से कोई पूछे तो मैं बजाय वो चीज समझाने के मैं बोलूं ये वाला वीडियो देख लो, आपको खुद समझ में आ जाए। इससे क्या है कि मेरे कंसल्टेशन का टाइम भी बहुत बचेगा। जब मुझसे कोई पूछेगा ये क्या होता है, मैं बोलूं वो वीडियो देख लेना, अभी रिजल्ट सुन लो। तो मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से डाल दूं, जो कि कहीं पे मुझे नहीं मिला था जब मैं ढूंढ रहा था। तो इस तरीके से मैं सोच रहा हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये योग दोष पे ना डालूं, कुछ और बनाऊं, तो वो मुझे बता दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब उपाय बताता हूं। देखिए, राहु के लिए पूजा होती है दुर्गा की, और केतु के लिए होती है गणेश जी की। देखिए, केतु की पहचान क्या है? सिर नहीं है ना, तो गणेश जी का भी सिर हाथी का लगा हुआ है, सिर नहीं है, तो वो केतु है और दुर्गा राहु है। ठीक है, तो राहु को कंट्रोल करना है तो दुर्गा को पूजना है, केतु को कंट्रोल करना है तो गणेश जी को पूजना है, ये है। तो इन दोनों के लिए आप अपनी प्रॉब्लम खुद आइडेंटिफाई कर लीजिए कि चीज मिलने में प्रॉब्लम है कि छूटने की प्रॉब्लम है। जोन सी भी प्रॉब्लम है उसकी उपासना कर लीजिए, चाहे उनका मंत्र कर लो, चाहे उनकी साधना कर लो, चाहे उनकी आरती कर लो, चाहे चालीसा कर लो, जो आपको ठीक लगे वो कर लो, जो आपको अच्छा लगे। अलग अलग किताबें अलग अलग बताती हैं, कोई 5 हफ्ते बोलता है, कोई 42 दिन बोलता है, लाल किताब 43 डेज बोलती है। अपने हिसाब से आपको जैसे ठीक लगे, जितने दिन ठीक लगे आप कर लीजिए। मेरे हिसाब से कम 40-50 दिन तो कर ही लीजिए, मिनिमम 42 डेज कर लीजिए। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसकी साधना, आपको 100% इसमें रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और सोचिए, जो हाँ अभी तक आप रुके हैं तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब मैं ये कह रहा हूं कि ये दोष भी होता है योग भी होता है, तो ऐसा क्यों कह रहा हूं? जो योग होता है ना, मतलब उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट हो रहा है। अब अभी मैंने इस पर बात नहीं करी है, लेकिन एक हमारी पंचधा मैत्री होती है, एक कंसेप्ट होता है इसमें पंचधा मैत्री का, 5 फोल्ड रिलेशनशिप का। तो उसमें हम क्या मानते हैं कि 2 ग्रह जो आपस में दुश्मन है, मान लीजिए 2 ग्रह आपस में दुश्मन है, जैसे कि मंगल और शनि, ठीक है, तो क्या होगा जब वो दोनों पास पास होंगे, एक घर में नहीं कह रहा हूं, पास पास कह रहा हूं, मतलब मंगल यहाँ है शनि यहाँ है, या एक और आ गया या एक और आ गया, ऐसे जब काल सर्प दोष आ गया तो सारे ग्रह पास पास ही आ गए ना। तो अब ये ग्रह आसपास आ गए सारे, तो जो ग्रह पास पास आ गए ना, वो दुश्मन होते हुए भी मित्र हो जाते हैं, पड़ोसी बन जाते हैं एक दूसरे के, ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो क्या हुआ, वो जो ग्रह आपस में दुश्मनी करके कॉन्फ्लिक्ट करके एक दूसरे का नुकसान करने वाले थे, अब वो सारे फ्रेंडली स्टेट में आ जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो इसलिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। जैसे कि आपको एक मैं एग्जाम्पल दूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी का, मुझे वो पसंद नहीं है। आपको ऐसे सोचिए, बड़े से पॉपुलर से इंसान जिनकी 40 साल 50 साल की उम्र तक उनको कोई नहीं जानता था, ठीक है, कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पूछता था, ना घर ना बाहर ना कुछ। आज भी कोई पूछे कौन से कॉलेज में थे, कौन से स्कूल में थे, तो किसी को नहीं पता। कोई साथ में पढ़ने वाला नहीं, कोई साथ में रहने वाला नहीं, किसी को बैकग्राउंड के बारे में कोई जानकारी कुछ नहीं, एकदम गुमनामी की जिंदगी। उसके बाद अचानक से ऐसे चमक आई, क्यों? यही कि उतने टाइम तक जो नहीं मिला था वो सारे ग्रह इधर थे देने के लिए, तो यहाँ पे जैसे ही वो टाइम आया एकदम से सारे ग्रहों ने रिजल्ट दे दिया। तो इसमें योग भी बहुत अच्छे बनते हैं, काल सर्प योग भी होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। बस जब प्रॉब्लम दे रहे हो तब वही गणेश जी और दुर्गा याद कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में मुझे बता दीजिए कैसा लगा। मैं आता रहूंगा। आज मैं एनालाइज नहीं कर पाया, अगली बार पक्का एनालाइज करके आऊंगा। अपने कमेंट्स डाल दीजिए और क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। नमस्कार।